हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों को डेली या करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर, जिस पे दोस्तों आप लोगों को साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों पीडीएफ आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोगों के सामने कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उसके साथ में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को जितने भी एक क्वेश्चन से दो चार या पांच क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज है दोस्तों 8 मार्च। डेली आप लोगों को सुबह 4 बजे करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जाती है, वो भी दोस्तों सबसे पहले। तो ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा करके रखें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, 8 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने हम कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आने वाला है, जो आप लोग उसका आंसर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, सरकार ने नए 20 रुपए के सिक्के की घोषणा की है, नए सिक्के का आकार क्या है आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को इसका आंसर बताना होगा। तो दोस्तों कैसा है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, वर्ग है या फिर बहुभुज है। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, और नहीं पता तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। बहुभुज आकार का दोस्तों 20 रुपए का जो सिक्का वो आया है सरकार की तरफ से। पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये कुछ इस तरीके का दोस्तों 20 रुपए का कॉइन है, जिसको मैंने आप लोगों के सामने जो अभी डिस्क्राइब किया है। तो ये दोस्तों, ये आप लोग इसकी इमेज को देख करके पहचान गए होंगे कि इसकी इमेज किस तरह की है। तो बहुभुज आकार का दोस्तों ये सिक्का है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं डेडेकागन। दोस्तों इसका जो डेकागन दोस्तों हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो बात कर लेते हैं 20 रुपए के सिक्के के बारे में। दोस्तों केंद्र सरकार ने 20 रुपए के सिक्के की घोषणा की है, जो बाह्य धारित बहुभुज के आकार का आएगा। सरकार 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये के भी और 10 रुपये के सिक्कों को भी दोबारा से दोस्तों जारी करने की योजना बना रही है। लेकिन हालांकि अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का सिक्का ही अभी जारी किया गया है, जो कि आप लोगों के सामने फर्स्ट झलक है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो वित्त मंत्रालय ने कहा कि नया 20 रुपये का सिक्का तांबा, जस्ता और निकल से बनाया जाएगा। यह 27 मिलीमीटर का होगा और इसका वजन 8.54 ग्राम का होगा। आप लोग दोस्तों नोट कर सकते हैं, यह तांबा, जस्ता और निकल से बनाया जाएगा। यह 27 मिलीमीटर का होगा और इसका वजन 8.54 ग्राम होगा। सामने की ओर से अशोक स्तंभ प्रतीक होगा, और पीछे दोस्तों बात की जाए सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नीचे और सत्यमेव जयते लिखा होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं, ये आप लोगों के सामने है अशोक स्तंभ बना हुआ, नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। और अगर बात की जाए दोस्तों, सत्यमेव जयते उत्कीर्ण होगा। हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया शब्द प्रतीक के क्रम से दाई और बाई ओर लिखा होगा। तो आप लोग दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के सामने इमेज अवेलेबल है, एज इट इज ही दोस्तों इसमें आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है। सो गाइज 20 रुपये का नया सिक्का जो आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुभुज आकार का ये सिक्का है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, भारत ने विश्व बैंक के साथ डैश आपदा बहाली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए हस्ताक्षर किए हैं, आपको बताना है। तो किसके साथ भारत ने दोस्तों विश्व बैंक के साथ किसके लिए दोस्तों किए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। चार ऑप्शनों में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो आपदा के लिए दोस्तों आप सभी को पता है, जो कि जहाँ पे पहाड़ी इलाके होंगे वहीं पे आपदा की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी को उम्मीद है पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारत ने विश्व बैंक के साथ उत्तराखंड आपदा बहाली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तराखंड के बारे में इंपोर्टेंट चीजें जान लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों तो आपके सामने दोस्तों उत्तराखंड का मैप अवेलेबल है। उत्तराखंड की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए दोस्तों, देहरादून उसकी राजधानी है। अगर दोस्तों वहाँ के सीएम की बात की जाए तो सीएम वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और गवर्नर की बात की जाए तो बेबी रानी दोस्तों वहाँ की गवर्नर है, बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर है। तो दोस्तों ये जो हुआ है वो उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन के लिए दोस्तों किया गया है, जो परियोजना बनाई गई है। परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण हेतु 96 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि विश्व बैंक 2014 से राज्य सरकार का समर्थन कर रहा है, ताकि आवास और ग्रामीण कनेक्टिविटी का बहाल किया जा सके और समुदायों को तन्यतापूर्ण बनाया जा सके। तो दोस्तों उसी के लिए इन्होंने जो है 96 मिलियन डॉलर का हस्ताक्षर हुए हैं समझौते पर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है,
चीनी मिलों के ऋण हेतु 2,790 करोड़ रुपए के ब्याज सबवेंशन को मंजूरी दी है। आपको बताना है किसने दी है, विश्व बैंक ने, CCEA ने, या फिर IDBI बैंक ने, या नन ऑफ दीज। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे ही आपको आंसर पता चलेगा CCEA, तो आप लोगों के माइंड में जो क्लिक होगा कि ये सर CCEA क्या है, तो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ इसके बारे में। CCEA की आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म दोबारा से बता देता हूँ, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सॉरी। तो CCEA ने दोस्तों चीनी मिलों के बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए 2,790 करोड़ रुपए का ब्याज सबवेंशन को मंजूरी दी है। यह जून 2018 में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा पहले से स्वीकृत 1,332 करोड़ रुपए से अतिरिक्त है। तो एथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आवर्धन की चीनी मिलों के वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के तहत बैंकों द्वारा चीनी मिलों को 12,900 करोड़ रुपए का ऋण देने की ब्याज सबवेंशन जो है दोस्तों मंजूरी दी गई है। तो आप लोगों के सामने है, किसने दी है, CCEA ने दोस्तों जो है ये मंजूरी दी है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसकी इमेज भी हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जिसकी मैंने बात की CCE के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, NGT द्वारा किस कार कंपनी पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, आपको बताना है। वोक्सवैगन, होंडा, ऑडी और नीचे होगा दोस्तों टाटा मोटर्स। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो पहले NGT के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आखिर NGT है क्या है। तो NGT की दोस्तों फुल फॉर्म आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। अब दोस्तों ये जो लगाया गया है वो किस पे लगाया, जर्मन ऑटो प्रमुख वॉक्सवैगन पर दोस्तों ये जो जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया है उसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उसके ऊपर जुर्माना दोस्तों क्यों लगा। भारत में अपनी डीजल कारों में चीट डिवाइस का उपयोग के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया NGT की तरफ से। NGT के चेयरपर्सन दोस्तों जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली न्यायपीठ ने कार निर्माता 2 महीने के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया है। तो जस्टिस दोस्तों आदर्श कुमार गोयल जी ने दोस्तों ये अभी अपना आदेश सुनाया है और कहा है कि आप 2 महीने के अंदर अंदर जितनी भी राशि है वो जमा कराएं। इसके रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल ने 171.34 करोड़ रुपए मुआवजा राशि का बढ़ाया, जिसकी एक NGT द्वारा नियुक्त समिति द्वारा निवारक बनाने के साधन के रूप में सिफारिश की गई थी। तो वॉक्सवैगन के ऊपर दोस्तों 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया है आप सभी को मैंने बता दिया है। भारत में अपनी डीजल कारों के चीट डिवाइस का उपयोग करके दोस्तों पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसके तहत दोस्तों 500 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान झेलने को वोक्सवैगन को। अच्छा, वोक्सवैगन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ये कहाँ की है दोस्तों, जर्मन कंपनी है। तो आप लोग ये भी नोट करके रखिए, वोक्सवैगन जो है दोस्तों इंडियन नहीं है, ये एक जर्मन कंपनी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, OECD ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2019 विश्व अर्थव्यवस्था %% और 2020 में %% बढ़ेगी। तो कितने कितने प्रतिशत जो है बढ़ेगी दोस्तों आपको बताना है 2019 और 2020 में। डैश का मतलब है कि इतने इतने आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ डैश रखा है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहले OECD के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग जानना चाहते होंगे। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दोस्तों OECD की फुल फॉर्म होती है। अगर बात की जाए दोस्तों इसके जनरल सेक्रेटरी के बारे में, जॉस एंजल दोस्तों वहाँ के जो है इस टाइम इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं कि कितना रहेगी, तो OECD ने एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की 2019 और 2020 में दोस्तों जो 2000 अर्थव्यवस्था है वो 3.3 रहेगी और 2020 में 3.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। नवंबर में OECD ने दोस्तों के पूर्वानुमान की आखिरी सेट पूर्वानुमानों की तुलना में 2019 के लिए 0.2% अंकों की कटौती और 2020 की तुलना में 0.1% अंकों का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने राइट आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों 3.3 आ जाएगा और इधर की साइड देखा जाए तो 3.4 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। OECD की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 30 दिसंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी।
OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। OECD की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, आप लोगों ने नोट नहीं किए। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों OECD का लोगो है जो आप लोगों के सामने अवेलेबल है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, IRDAI NHA ने आयुष्मान भारत योजना में डैश के लिए कार्य समूह बनाया है। आपको बताना है किसके लिए बनाया है। तो अगर आप लोग आयुष्मान भारत सुनेंगे तो सबसे पहले आंसर लगा देंगे मुफ्त इलाज, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। राइट आंसर होगा दोस्तों धोखाधड़ी के लिए किए गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बता दूं। पहले तो जो आप लोगों को फुल फॉर्म है वो नोट कर लीजिए। IRDAI के बारे में मैं आपको बताऊं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दोस्तों IRADAI की फुल फॉर्म होगी। अगर इसके CEO की बात की जाए दोस्तों, सुभाष चंद्र खूटिया जी इसके CEO हैं। अगर NHA की बात की जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी मत समझिएगा, NHA का यहाँ पे फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके डिप्टी CEO हैं दोस्तों दिनेश अरोड़ा जी। दिनेश अरोड़ा जी दोस्तों इसके CEO हैं। और साथ में दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ में इनको मिलाया गया है। तो अगर दोस्तों इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो आप लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को AVPM ये भी आप लोगों के सामने पूछी जा सकती है कई बार, तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। मैंने आप लोगों को अभी अभी बता दूंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, A फॉर आयुष्मान, V फॉर भारत, P फॉर प्रधानमंत्री एंड जन आरोग्य योजना दोस्तों आप लोगों के सामने है। तो बाद में Y आएगा, ये J नहीं आएगा, तो टोटल इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। जितनी फुल फॉर्म है आप लोग नोट जरूर कर लेना, बिकॉज हर बार एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म्स ज़्यादा पूछी जाती हैं। और अगर दोस्तों IRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। तो अगर दोस्तों NHB का मुख्यालय पूछा जाए तो वो होगा दोस्तों दिल्ली के अंदर। और IRDAI के अध्यक्ष मैंने आप सभी को बता दिया, सुभाष चंद्र खूटिया जी उसके जो है अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है। तो किस बैंक के साथ किए हैं दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो किए हैं दोस्तों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ में अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया HDFC ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जीवन बीमा कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के माध्यम से यूनाइटेड बैंक के ग्राहक जीवन बीमा उत्पादों के वितरण और ग्राहक सेवा में HDFC लाइफ की विशेषज्ञता का लाभ उठा सके। यूनाइटेड बैंक 2000 से अधिक शाखाओं को कार्यालय के साथ ग्रामीण, अर्ध शहरी और क्षेत्रों की एक मजबूत उपस्थिति है, जबकि HDFC लाइफ भारत का सबसे बड़ा गैर बैंक परिवर्तित निजी जीवन बीमा करता है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। तो किसके साथ किया दोस्तों? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आप लोगों के सामने दोस्तों इसकी इमेज अवेलेबल है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों वो कोलकाता के अंदर है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के CEO अगर आपसे पूछा जाए तो अशोक कुमार प्रधान वहाँ के CEO हैं। अगर HDFC लाइफ का अगर आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो वो होगा दोस्तों मुंबई के अंदर। तो जितने भी दोस्तों एक क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं उतने आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगला आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय का नया सदस्य बना है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मलेशिया दोस्तों जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का एक नया सदस्य बना है। तो मलेशिया की दोस्तों इमेज आप लोगों के सामने अवेलेबल है। अगर मलेशिया की कैपिटल के बारे में बात की जाए, कोलालमपुर दोस्तों कैपिटल है। करेंसी अगर बात की जाए तो मलेशियन रिंगिट वहाँ की करेंसी है। तो मलेशिया को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का एक नया सदस्य बनाया गया है। ICC दुनिया की एकमात्र स्थायी युद्ध अपराध अदालत है। ICC की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। और मलेशिया 2002 में अदालत की स्थापना के बाद इसका 124वां सदस्य बना है। तो 124वें नंबर का अगर आपसे पूछा जाए सदस्य कौन बना है तो वो होगा दोस्तों मलेशिया। लेकिन द हैग एंड ट्रिब्यूनल हाई प्रोफाइल की बरी होने पर काफ़ी नाराजगी थी, जबकि बुरुंडी 2017 में अदालत छोड़ने वाला पहला देश बन गया था।
तो बुरुंडी ने दोस्तों आईसीसी को छोड़ दिया था 2017 के अंदर, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, और अदालत छोड़ने वाला पहला देश बन गया था। और फिलीपींस ने अपने अदालत छोड़ने के इरादे की घोषणा भी कर दी है, और फिलीपींस भी दोस्तों आईसीसी को छोड़ने वाला है। तो सबसे पहले किसने छोड़ा है? बुरुंडी ने, उसके बाद अभी फिलीपींस ने छोड़ा नहीं है लेकिन घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, किसके अंतरिक्ष यात्री पहली बार ऑल फीमेल स्पेस वॉक का आयोजन करेंगे? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नासा के जो यात्री हैं, जो अंतरिक्ष यात्री दोस्तों, ऑल फीमेल स्पेस वॉक का आयोजन करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के समय पर नासा ने दोस्तों घोषणा की है कि वो पहली बार ऑल फीमेल स्पेस वॉक का आयोजन करेगा। पहली महिला द्वारा अंतरिक्ष स्पेस वॉक करने के लिए 35 वर्ष बाद 29 मार्च को अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और एनी मैकलिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलेंगी। उन्हें फ्लाइट डायरेक्टर मैरी लॉरेंस और फ्लाइट कंट्रोल जैकी केजी और क्रिस्टन फेसियल द्वारा जमीन से निर्देशित किया जाएगा। तो दोस्तों 35 वर्ष बाद दोस्तों 29 मार्च को अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और एनी मैकलिन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से बाहर निकलेंगी, जिनको दोस्तों नीचे से बैठ के उनको मतलब गाइडेंस दी जाएगी, निर्देशित किया जाएगा। तो ये दोस्तों किया जा रहा है, आप सभी को पता है, महिला दिवस के दिन किया जाएगा। नासा के यात्रियों की तरफ से ऑल फीमेल स्पेस वॉक का आयोजन किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगला आप लोगों के सामने है, तो वेनेजुएला में दोस्तों किस देश के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश जो है वो दिया गया है? अमेरिका, इजराइल, जर्मन या भारत? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और राइट आंसर दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देश छोड़ने का आदेश दिया गया दोस्तों। तो वेनेजुएला सरकार ने दोस्तों जर्मन राजदूत डैनियल कीनर आप लोगों के सामने कीनर को देश से निष्कासित करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ने जर्मनी राजदूत व्यक्ति को नॉन ग्रेटा घोषित किया है और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का जो है आदेश भी दिया गया है। तो दोस्तों ये आप लोगों के सामने डैनियल, जिनको दोस्तों देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा वेनेजुएला के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। वेनेजुएला की कैपिटल दोस्तों आप सभी को मैंने पहले भी बताई है, कराकस वहाँ की कैपिटल है। करेंसी वेनेजुएलन दोस्तों बोलीवर वहाँ की दो आप लोगों को पता है करेंसी है। और अगर साथ में दोस्तों आप सभी को मैंने बता दिया राष्ट्रपति वहाँ के निकोलस मदुरो है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी होते हैं मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइज, बिकॉज वीडियो बनाने में गाइज आप सभी पता है आप लोगों को कितनी मेहनत लगती है। सुबह दोस्तों 2 बजे से उठ जाते हैं आप लोगों के लिए 4 बजे तक वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोस्तों जो है इसकी आधारशिला रखी है। अब ये कौन है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये हैं दोस्तों उत्तराखंड के सीएम चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र जी ने दोस्तों इसकी आधारशिला रखी है। तो बात कर लेते कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। ये आप लोगों के सामने दोस्तों जो आधारशिला इन्होंने रखी थी वो आप लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना आधारशिला रखी है। इसके एक पर्यटक नवीनतम माना जा रहा है। 300 करोड़ रुपए की लागत वाले रोपवे प्रोजेक्ट को 3 वर्ष में पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और दोस्तों ये केवल संचालित परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी को कहाँ की है? वो फ्रांसीसी कंपनी पोमा रोपवे तकनीकी सहायता प्रदान करेगी जो पीपीई मोड पर बनाई जाएगी। तो दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी आएगी जो इसको बनाने वाली है। अगर दोस्तों बात की जाए उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता दूं। राजधानी दोस्तों देहरादून है। अगर आप लोगों को वहाँ के गवर्नर पता नहीं है तो बता देना चाहता हूँ, वीडियो में पहले भी बता दिया, बेबी रानी दोस्तों मौर्य वहाँ के गवर्नर हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में प्राचीन जनजातीय भाषा पढ़ाई जाएगी, उसका नाम क्या है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, डोगरी, गोंडी, मैथिली या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गोंडी भाषा जो है दोस्तों पढ़ाई जाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये इमेज भी दोस्तों आप लोगों के सामने अवेलेबल है जो वहाँ की पुरानी भाषा के लिए दोस्तों जो लोग हैं जो यूज़ करते हैं इस भाषा को,
और अगर दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोग इनको नोट भी कर लीजिए। तो मैप के अंदर दोस्तों आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश आ चुका है। तो एमपी की कैपिटल आप सभी को पता होगा भोपाल दोस्तों वहाँ की कैपिटल है, गवर्नर आनंदीबेन है और सीएम दोस्तों अभी बने वहाँ के कमलनाथ जी। तो कमलनाथ वहाँ के सीएम है दोस्तों। बाकी मैंने आप सभी को बता दिया है। और जो भाषा पढ़ाई जाएगी वो कौन सी होगी, गोंडी भाषा होगी जो पढ़ाई जाएगी मध्य प्रदेश में। आदिवासी जिलों में प्राचीन जनजातीय भाषा पढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ गोंडी ने राज्य आदिवासी बहुल जिला प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, तो जन औषधि दिवस हाल ही में कब मनाया गया आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 8 मार्च, 5 मार्च, 1 मार्च या 7 मार्च। तो चार ऑप्शनों में से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जन औषधीय दिवस दोस्तों जो है 7 मार्च को आप लोगों के सामने दोस्तों इमेज भी अवेलेबल है, क्वालिटी मेडिसिन्स एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल। तो जन औषधि दिवस दोस्तों कब मनाया गया, 7 मार्च को दोस्तों ये मनाया गया है। अब बात कर लेते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, हिंदी अंग्रेजी पढ़ने में बच्चों की सहायता के लिए बोलो ऐप किसने लॉन्च किया है। आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। काफ़ी फेमस ऐप है, जब से आया है काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इसके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे कि आप कभी अगर फ़ोन में अपने में हिंदी लिखते होंगे तो हिंदी लिखने के लिए आप लोग दोस्तों जो स्पीच रिकॉग्नाइजर का आप यूज़ करते हैं, जैसे कि बोलते हैं माइक में, तो अब वो जो मर्जी हिंदी लिख देता है। एज इट इज़ दोस्तों इसी का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो बोलो ऐप ये बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर ले दोस्तों लास्ट वीडियो क्वेश्चन के बारे में। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो आप सभी को बताना था और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया। ऑप्शन नंबर सी पराग्वे इसका बिल्कुल राइट आंसर जो आप सभी ने इसका दिया था। गाइज पूरी डिटेल भी लिखा करो, जितनी भी आपको डिटेल इसके बारे में पता हो। जैसा कि आप सभी को पता है हम आपको पूरी डिटेल में ही बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के सामने है, किस मोटर कंपनी ने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा पुरस्कार जीता। आपको बताना है, टीवीएस, हीरो मोटर्स, होंडा, जो भी हो दोस्तों आप लोग इसका कमेंट करके बताएं। साथ में जो भी कंपनी है आपको उसका सीईओ या फिर अध्यक्ष आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहाँ की कंपनी है ये भी बता दें, कौन सी जगह पे ये जो अवार्ड इनको मिला था वो भी जरूर बताएं, बिकॉज मैंने आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करके बताया था इसके बारे में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लेकर के आया था। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।